अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑफ्बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड N+L रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो बात करते हैं कि ऑफ्बो प्रिंसिपल क्या होता है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एटम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू फीड होते हैं। तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन कौन बताता है? तो वो ऑफ्बो प्रिंसिपल बताता है, जो कि बेस्ड ऑन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल एंड N+L रूल पे बेस्ड है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऑफ्बो प्रिंसिपल क्या है। ऑफ्बो प्रिंसिपल है कि यह बताता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ऑर्बिटल्स जो होते हैं सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, फिर उसके हायर में होंगे। यानी ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग फील्ड होता है। पहले सबसे लोअर वाला एनर्जी वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो फील्ड होगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला। बहुत अच्छी बात है कि भाई एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स जो है फील्ड होता है। क्लियर? ये ऑफ्बो बताता है। अब ठीक है, फिलिंग तो होगा, लेकिन किसी एक सेम ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इसकी जानकारी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम में ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसके 4 क्वांटम नंबर्स, यानी सारे क्वांटम नंबर्स इक्वल हो। एक न एक उसमें डिफरेंस कम से कम होंगे ही होंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दूसरे वर्ड्स में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन एन सेम ऑर्बिटल। किसी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड इन दोनों की स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी। यानी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन may exist in the same orbital and these must have opposite spin। और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी क्या होगी? वो अपोजिट होगी। एक की प्लस हाफ तो दूसरा का माइनस हाफ होगा। क्लियर? तो किसी सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे उसके बारे में जानकारी दिया। अब किसी सेम सबसेल्स में किए, सबसेल्स की बात कर रहे हैं, जैसे P हुआ, D हुआ, F सबसेल्स हुआ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे इसकी जानकारी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देता है।
हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देता है। वो क्या बताता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इन द बिलोंगिंग टू सेम सबसेट, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल will not take place until they are singly occupied। यानी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताया कि कोई ऑर्बिटल है, जैसे p ऑर्बिटल है, तो पेयरिंग क्या बताया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबसेल विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक दे आर सिंगली ऑक्युपाइड, तब तक जो है एक एक सब में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, तब तक जो है पेयरिंग नहीं होगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यदि भरेगा, ये सेम सबसेल का है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर वन इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर ये सिंगली ऑक्युपाइड हो गया ना, और इसके बाद जो है इसमें पेयरिंग होंगे, इसके बाद जो है पेयरिंग होंगे। तो इसकी जानकारी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देता है। क्लियर हो गया? हुंड्स रूल क्या बताता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल विल नॉट टेक प्लेस until they are singly occupied, और हम कह सकते हैं until they each orbital get one electrons each, जब तक नहीं होगा तब तक वो पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, तीसरी कंसिडरेशन हमें करना है एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। अब भाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हम निकालते हैं, लास्ट डे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जानकारी हमें कौन सा रूल देता है? N+L रूल देता है इसकी जानकारी। N+L रूल इसकी जानकारी देता है। तो N+L रूल क्या बताता था कि दोज एटॉमिक ऑर्बिटल which have more N+L value has more energy. Those orbital which has N+L value less has less energy, and in case of N+L value of both orbitals are same, in this case orbitals having lower n value will consider has lower energy। क्लियर? यानी N+L रूल क्या बताता है कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का N+L यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू का सम ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका N+L की वैल्यू कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। और जब N+L की वैल्यू सेम आती है, उस केस में जिसकी N की वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी वाला माना जाएगा। क्लियर? तो हम देख लेते हैं, एक तरफ ऑर्बिटल ले लिया N, L और N+L। यहां 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजीमुथल s है, दोनों की वैल्यू 1 है। 2s में देखेंगे 2, L की वैल्यू 0, दोनों का सम 2 आया। 2p में देखेंगे 2 और इसकी वैल्यू 1, L की वैल्यू, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इस सेल में 2s जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी कम है 2p की,
ज्यादा है। अब 2p और 3s में देखिए, यहां भी ये 3 और 0, तो 3 आ गया। अब इस दोनों केस में देख रहे हैं कि दोनों n+l की जो वैल्यू है, दोनों में जो n+l की वैल्यू है वो सेम है, तो इसमें n की वैल्यू कम है, तो ये लो एनर्जी वाला माना जाएगा। सिमिलरली 3p और 4s में देखिए, यहां पर n+l की वैल्यू दोनों में 4 है, तो कैसे कंसीडर करेंगे? तो n की वैल्यू 3p वाले में ये कम है, तो ये लोअर एनर्जी यानी 3p वाला जो है लोअर एनर्जी वाला होगा। 3d और 4p में देखेंगे, दोनों की n+l की वैल्यू 5 है, तो इसमें लोअर n वाला जो 3 है 3d, इसको लोअर एनर्जी वाला माना जाएगा। क्लियर? तो चलिए, एनर्जी की कंसिडरेशन तो समझ में आ गया। अब इस तरीके से हम लोग एक चार्ट, इस एनर्जी को समझने के लिए एक चार्ट से भी समझ सकते हैं, और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम कैसे एनर्जी, ये 1s लिख दिया, 2s 2p, 3s 3p, 3d 3d, 4s 4p, 4d 4f, 5s 5p, 5d 5f, 6s 6p, 6d, 7s 7p एंड 8s। अब देखेंगे इसमें जो एनर्जी है हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी ज्यादा से कम की तरफ कैसे फॉलो कर रहा है। अब देखिए, तो सबसे कम 1s का होगा एनर्जी, फिर 2s की होगी, फिर 2p का होगा, फिर 3s का होगा, फिर 3p का होगा, फिर 4s का होगा, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 6p, 8s। ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी का चार्ट है। अब इससे हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो देखिए यहां पर s में ये तो पता ही है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6 हो सकते हैं मैक्सिमम, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं जिसकी एटॉमिक नंबर 1 होती है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, हीलियम है 2 1s2, लिथियम है 3 1s2, 1s2 के बाद कहां पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन 2s1 में, लिथियम, इसके बाद बेरिलियम है 4 है तो 1s2 2s2, इसके बाद बोरोन है 1s2 2s2, 2s2 के बाद 2p में 2p1, इसके बाद कार्बन है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, इसके बाद 2p4, इसके बाद फ्लोरीन है 9 1s2 2s2 2p5, नियॉन है 1s2 2s2 2p6, इसके बाद सोडियम है 11 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद 3s1 हो गया, इसके बाद Mg12 है, इसका भी हम ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा, इसके बाद एल्युमिनियम 13 है, ये सेम ही रहेगा, 3s2 के बाद 3p में पहुंचेगा, 3p1 हो गया, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन हो गया,
सिलिकॉन ये सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, 3p2 हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 है, ये सब सेम रहेगा और 3p3 हो जाएगा। इसके बाद सल्फर है 16 है, ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, 3p4 आ जाएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन है 17, तो 3p5 हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसके बाद आर्गन है, इसका 18 है, ये 3p6 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो आर्गन तक अभी बताया था, इसी टाइप से हम आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, हम अभी 30 तक इसमें लिखेंगे। आर्गन के बाद पोटेशियम 19 आता है, तो आर्गन तक तो सेम ही रहेगा, आर्गन तक सेम रहेगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 तक पहुंच गया ना, और 3p के बाद 4s1 में आ जाएगा। इसके बाद कैल्शियम है 20, तो यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, 4s2 आ जाएगा, यानी आर्गन के जैसा ही होगा ये, और 4s2 आ जाएगा। इसके बाद स्कैंडियम 21 है, तो ये आर्गन रहेगा ही, 4s2 के बाद कहां पहुंच रहा है 3d में, तो 3d1 हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है 22, तो यहां पर 3d2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। इसके बाद वैनेडियम है 23, तो ये जो है आपका 3d3 हो जाएगा। क्रोमियम है 24, यहां पर इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आर्गन का होगा, फिर 4s2, फिर 4s1 और 3d5 हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा, ये इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। इसके बाद Mn है, मैग्नीज 25 होता है, ये आर्गन 4s2 3d5 होगा। इसके बाद आयरन 26 होता है, आर्गन 4s2 3d6 होगा। आयरन के बाद कोबाल्ट जो है 27 होता है, तो कोबाल्ट का भी आर्गन 4s2 3d7 होगा। इसके बाद निकेल है 28, तो ये आर्गन 4s2 3d8 आ जाएगा। इसके बाद कॉपर है 29, इसका इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 4s1 3d10 हो जाएगा। इसके बाद जिंक है 30, ये जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन Ar 4s2 3d10 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में ऑफो प्रिंसिपल के हिसाब से हमने क्या किया, फिलिंग किया। अब हम बात करते हैं कि फिलिंग में भी एक्सेप्शनल केस है, फिलिंग में भी क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल केस है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम 24 था ना, इसका आर्गन और 4s1 3d5 था। ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका तो ये होना चाहिए था ना, आर्गन तक सेम और 3d4 4s1, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये वाला हुआ है। इसका ये मतलब ये होता है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हाफ फिल्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और फुली फील्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आर मोर स्टेबल है ना। फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है देन अदर्स, यानी जो लेस देन और मोर देन फुली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा वो कम स्टेबल होता है, और हाफ फील्ड और फुली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है
इसलिए क्रोमियम का ये केस बना है। अब हम बात करते हैं कॉपर का भी। देखिए कॉपर का 29 था, तो एक्सपेक्टेड जो था वो क्या आना चाहिए था, Ar3D9 4s2 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल जो होता है वो Ar3D10 4s1 होता है। तो ये मोर स्टेबिलिटी जो है गेन करने के लिए ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि मोर स्टेबल क्यों होता है। तो मोर स्टेबिलिटी के लिए जो बात है वो देखना ये है कि जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, जो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे हम 3d5 की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो यदि इसमें हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरे केस में तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इसमें मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। देखिएगा कि ये जो है इस दोनों में एक्सचेंज हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी हो सकता है। अब ये देख लिया, फिर इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। मतलब ये जो है इसके साथ भी हो सकता है, ये दोनों, ठीक है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है। तो इस ढंग से इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिविंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर स्टेबिलिटी। इसलिए जो है कॉपर और जो क्रोमियम का इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसका वजह यही था, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होता है, इसलिए वो इरेगुलरिटीज आई थी। चलिए तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।